हेलो स्टूडेंट्स, देखो जून 2023 अटेम्प्ट के लिए लॉ की ये आरटीपी है, बिजनेस लॉ वाला पोर्शन। तो इसमें देखो देखने के भी यहाँ पे अमेंडमेंट आपको बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो एलएलपी वाले अमेंडमेंट है ये ऑलरेडी आ रखे हैं। तो आप जो एलएलपी अमेंडमेंट है ये दिसंबर 2022 की आरटीपी से कर लो। सारे अमेंडमेंट वहां पे ऑलरेडी हो रखे हैं, बिल्कुल कट पेस्ट ये वहां पर भी कहते हैं इसमें आ रखा था। तो एलएलपी के बिया पे अब कोई नया अमेंडमेंट इन्होंने ऐड नहीं किया। स्मॉल एलएलपी नया डेटा है वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर एक डेटा चेंज हो गया, जो रेजिडेंट इन इंडिया होता है दो में से एक इंडिविजुअल, तो वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 डेज हो गया। वो अच्छे काम की चीज है। तो एलएलपी वाला पोर्शन तो हमें करने की जरूरत है नहीं। और अगर आप लोगों ने पहले नहीं कर रखा तो आप दिसंबर 22 वीएसआई फाउंडेशन आरटीपी करके सर्च कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। अब देखो हम एक जो अमेंडमेंट हमें मेनली फॉलो करना है वो है कंपनी में। ये अमेंडमेंट अच्छा है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का देखो क्राइटेरिया क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 कहता है it means a company other than public company, अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब स्मॉल कंपनी क्या होगी, ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। ये पहला बेसिक ध्यान रखना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ₹4 करोड़। हमेशा ध्यान रखना अमेंडमेंट ताजा ताजा हो तो जस्ट पुरानी वाली भी आपको साथ में ऐसे अर्लियर ₹2 करोड़ करके लिख देनी चाहिए। फिर वर्ड क्या है, एंड टर्नओवर मैक्सिमम ₹40 करोड़, अर्लियर ₹20 करोड़। इसमें एक और डेटा लगता है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग, यहां आ जाएगा 100 करोड़, यहां आ जाएगा आपका 20 करोड़। पर वो अब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, मतलब यहां पर वो नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ और यहां पर कहते हैं 100 करोड़, उस पर मत जाओ। आप सीधा फॉलो कौन सा करो, ये डेटा। और इसमें एक्सक्लूड हमने किसको किया है, मतलब ये कंपनियां स्मॉल कंपनी नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। तो मतलब ये ऑल थ्री नॉट द स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का ये क्राइटेरिया तो देखो आपको क्या करना है, फॉलो कहते हैं इसमें करना है, ठीक है। और ये अच्छा अमेंडमेंट भी है। स्मॉल एलएलपी भी आ गया नया, पर वो एलएलपी वाला तो मैंने आपको बता दिया दिसंबर 22 की आरटीपी से देख लेना।
अब हमें मेन करना है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखो क्वेश्चंस आंसर करने का पहला बेसिक्स कहते हैं इसमें क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो आप उसका क्वेश्चन जज कर पाओगे, वरना कैसे अटेंड करोगे। इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉ में कहते हैं इसमें फेल किस वजह से होते हैं। अभी आप फाउंडेशन में तो फाउंडेशन की वजह से देख लो। सबसे पहला देखो, आपकी रिटन पे ग्रिप नहीं होती। आप थ्योरी के पेपर को सुनते हो, समझते हो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मिसिंग होती है। तो अगर आपने थ्योरी के आपके हैंड रिटन नोट्स हो, जैसे मैं तो खुद बनवाता हूं, तो एग्जाम में फायदा होता है बच्चों को। सेकेंड थिंग, आपने जैसे ये क्वेश्चन आंसर है, तो ये तो एक आरटीपी है, आरटीपी तो हर साल 2 आती है, इतने सालों से आ रही है। 2 एमटीपी आते हैं एक अटेम्प्ट के, सजेस्टेड होते हैं, तो ये सब आईसीए के ही हैं, उनकी तो कम से कम प्रैक्टिस करो। आईसीए के मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चंस गिवन है, मैंने तो सारे बीएसआई मॉड्यूल में क्लब्ड कर रखे हैं, वो क्वेश्चन एक जगह ही है, तो वो क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, तो उससे 2 फायदे। पहली बात, आंसर कैसे स्टार्ट होगा और कैसे खत्म होगा उसका आइडिया लगेगा। जैसे देखो, आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक केस स्टडी बेस्ड और एक थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड तो सीधा कहां से क्लिक हुआ उसके बेसिस पे लिख दो। केस स्टडी बेस्ड पैटर्न पर आंसर आता है। पहले आप क्या करो, उस केस स्टडी बेस्ड का प्रोविजन क्या है वो मेंशन करो, फिर जो फैक्ट्स आए क्वेश्चन में उस प्रोविजन के साथ उसको डिस्कस करो, और लास्ट में कंक्लूड करो। तो प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन, 3 पोर्शन में आपका कहते हैं इसमें आंसर क्या होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए। अब जैसे देखो, आरटीपी में सबसे अच्छा काम जो मुझे लगता है वो आईसीए ने कहते हैं इसमें देखो क्या कर रखा है, उसने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब जैसे शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, सबके सब किसके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसका मतलब इतना काम तो सीधा सीधा आसान हो गया। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि ये एग्रीमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. तो A के माइंड में कौन सी कार है, रेड कार, B के माइंड में कौन सी कार है, ब्लैक कार। तो क्या दोनों का माइंड मैच कर रहा है, नहीं, नो मीटिंग ऑफ माइंड, नो कंसेंसस एड इडम। जब कंसेंसस एड इडम नहीं है तो कंसेंट नहीं है, और कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। नो कंसेंसस एड इडम। सेकंड, A threatened to shoot B if he does not lend him ₹2 lakh and B agreed to do it. Shoot, सर उड़ा दूंगा, कॉर्जन, और कॉर्जन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। इसमें साथ में लिखना बट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आपको पता हो सेक्शन 19 इक्वल टू सेक्शन 15, 16, 17, 18, सेक्शन 15 कॉर्जन, सेक्शन 16 अंडर इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर कंसेंट सेक्शन 15, 16, 17, 18 से ली गई है तो सब जगह कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल जो एग्रीड पार्टी विक्टिम के ऑप्शन के ऊपर एनफोर्स करवाया भी जा सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, A agrees to sell his house to B against 100 kg of cocaine drugs. ये तो इलीगल एग्रीमेंट हो गया, तो यहां पर कंसिडरेशन इलीगल है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट भी इलीगल है। A asks B if he wants to buy his bike for ₹50,000. B agrees to buy bike. A कह रहा है सर आपको मेरी कहते हैं इसे बाइक चाहिए तो 50,000 दे दो, B कहता है दे दूंगा, ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A ने ऑफर दिया, B ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। Mr. X agrees to write a book with the publisher, but after few days X dies in an accident. देखो, डेथ, इंसॉल्वेंसी आते ही माइंड में वर्ड क्लिक होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ वाली सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड।
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक्स की पर्सनल स्किल्स पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 59 टू 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आते ही माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए, सेम डेटर ने सेम क्रेडिटर से मोर देन वन डेप्ट लिए। अब डेटर कुछ पेमेंट करना चाहता है, तो डेप्ट मोर देन वन है, तो पेमेंट कौन से वाले डेप्ट में से एप्रोप्रिएट हो, उसके लिए 3 सेक्शन है 59 टू 61। सबसे पहला पेमेंट कौन कर रहा है, डेटर। तो फर्स्ट प्लेस पर सेक्शन 59 कहता है किसकी डिजायर चलेगी, डेटर की। इसको वैसे क्लेटन्स रूल, एक लैटिन मैक्सिम आती है, क्विक क्विड सोविटर सोविटर मॉडेम सेकेंडम सॉल्वेंटिस, एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड एट द इंटेंशन ऑफ पार्टी पेइंग। पेइंग कौन है, डेटर। अगर डेटर ने डायरेक्शन नहीं दिया तो सेक्शन 60 आएगा क्रेडिटर का नंबर, और क्रेडिटर ऑर्डर ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। अब अगर उसमें कोई टाइम बार डेप्ट भी आ गया तो क्रेडिटर की लॉटरी लग जाएगी। दोनों पार्टीज ने एप्रोप्रिएशन नहीं किया तो फिर कोर्ट की डिजायर पर एप्रोप्रिएशन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हरीश ओस पेमेंट ऑफ 3 बिल्स टू मिस्टर आशीष, तो ये डेटर, आशीष क्रेडिटर, ठीक है। अब एक डेप्ट कहते हैं इसमें 12/1/20 का है, जो ड्यू कब होगा, मई 18। एक 5650 का है, ये ड्यू कब होगा, अगस्त 20। एक 9680 का है जो ड्यू कब होगा, मई 21। तो मतलब इसमें अपन 3 डेप्ट बना देते हैं, डेप्ट 1, डेप्ट 2, डेप्ट 3। तो जो ड्यू पहले होगा उसकी नंबरिंग पहले बना रहे। तो पहले वाला कौन सा है, मई 18 12/1/20, दूसरा वाला 9680, और तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला 5650 है, तीसरा वाला 9680 है। ठीक है। अब हरीश ने पेमेंट इस तरीके से की है, पहला एक चेक भेजा 5680, देखो 5680 सॉरी 9680, ये तो एग्जैक्ट इससे मैच हो रहा है। दूसरा 15,000, हरीश ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया पर ये तो डायरेक्शन ही है, तो ये तो 59 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अब ये 15,000 एज पर ऑर्डर ऑफ टाइम, तो पहले कुछ इसमें लग जाएगा और बचा हुआ इसमें आ जाएगा। देखो तो पहले उसके बेसिक्स को देखो, क्लियर करो, तो आपको कहते हैं इसमें समझने में आसानी होगी। अगला लेते हैं, श्याम मुंदड़ा was a big businessman having one son and one married daughter. He decided to give his house to his daughter. ये तो पहले भी आ रखा है। देखो विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, उसका एक्सेप्शन होता है एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो 2 कंडीशन है, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, दूसरी बात कहते हैं इसमें रिटन साइंड एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला विदाउट कंसिडरेशन वाला एग्रीमेंट भी वैलिड हो जाएगा अगर ये रिटन है, रजिस्टर्ड है, और ये मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। ये वर्डिंग आपके आंसर में होनी चाहिए। सारी लैंग्वेज की वैल्यू नहीं है, मेन की वर्ड्स, फिर आईसीए के कहते हैं इसमें आप सेंस में उसको बनाकर लिख दो, तो की वर्ड्स जुड़ेंगे, नंबर अपने आप आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन के लिए वो जा रहे थे लेकिन रास्ते में हो गया एक्सीडेंट और दोनों मर गया।
तो डॉटर के फेवर में एग्रीमेंट बना तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ, और रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो डॉटर उसे क्या नहीं कर सकती, एनफोर्स नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। मुकुंद wants to sell his car. For this purpose he appoints Mr. Parth a minor. ओहो, मुकुंद प्रिंसिपल है और पार्थ नाम का माइनर कौन है, एजेंट। देखो माइनर अभी आईसीए का थोड़ा फेवरेट टॉपिक चल रहा है, पिछले 3 अटेम्प्ट में उसने 2 टाइम माइनर दे दिया है। माइनर में क्या है कि तकरीबन 6-7 जगह क्वेश्चन बनते हैं मेन एग्जाम के लिए, तो अगर क्वेश्चन ज्यादा जगह पर बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका फोकस फिर उस पर कहते हैं इसमें ज्यादा होना चाहिए। ये भी बचा हुआ क्वेश्चन अभी आया नहीं है। सिंपल लॉजिक है, ये पहले भी एमटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना मेन एग्जाम में कट पेस्ट में भी हो जाए। माइनर may be an agent so as to make liable his principal towards third party, but minor कोर्ट का लवेबल सन है तो उस पर तो कभी कोई लायबिलिटी आएगी नहीं। मुकुंद ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई कार 2 लाख से कम पर मत बेचना। पार्थ ने कहा कौन से 2 लाख, उसने कार नमन को 150 में बेच दी। तो सबसे पहला, क्या मुकुंद माइनर से कहते हैं इसमें रिकवरी कर सकता है, माइनर लायबल नहीं होता, नो। क्या मुकुंद कार नमन से मांग सकता है, अगेन नो, क्योंकि नमन इनोसेंट है, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं। मुकेश इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली, he sells his grocery business including goodwill worth rupees 1 lakh to Rohit for a sum of rupees 5 lakh। तो मुकेश अपना बिजनेस बेच रहा है, तो ये कौन हुआ, सेलर। किसको बेच रहा है, रोहित को, तो ये कौन है, बायर। रोहित ने एक एग्रीमेंट बनाया गुडविल और खरीदने के बाद, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुकेश कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन होल ऑफ इंडिया। ये समस्या है। देखो सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, पर उसके कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें पहला एक्सेप्शन ही क्या आता है, सेल ऑफ गुडविल। Buyer of goodwill may impose reasonable restrictions upon seller of goodwill. Reasonable restriction in this case means where fixed time is given, like 1 year, 2 year, 10 years. Specified local limits are given. Specified local limits means maximum 1 city. ये तो whole of the India है, तो ये restriction reasonable नहीं, तो ये void होगा। तो रोहित कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कौन सा है, अनरीजनेबल। तो ये एग्रीमेंट कहते हैं इसमें क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन इन ट्रेड वाला वॉइड एग्रीमेंट है, इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, पी लेफ्ट इज कैरेज ऑन डीज प्रीमाइसेस, ये भी पहला आया हुआ क्वेश्चन है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरेज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम पी, पी पेड द रेंट एंड गॉट इज कैरेज रिलीज। क्या पी ये पैसा डी से ले सकता है? देखो पहले पार्टीज को तोड़ो, 3 पार्टी कनेक्ट हो रही है, पी डी लैंडलॉर्ड। जब 3 पार्टीज एक साथ चलती ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, 2 पार्टीज में इतना इश्यू नहीं होता। अब लैंडलॉर्ड का ड्यूज पेंडिंग है, ड्यूज मतलब रेंट पेंडिंग है, पर टेनेंट दे नहीं रहा, ठीक है। टेनेंट कहां पर मिलता है, लैंडलॉर्ड के घर पर। अब ये पी अपना कहते हैं इसमें कोई ना कोई गुड्स कैरेज कहां छोड़ गया, डी की प्रीमाइसेस। अब डी तो टेनेंट है, डी के घर की थोड़ी ना वो प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस किसकी है, लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, इस कैरेज को अपने पास रोक लिया। अब कैरेज डी का तो था नहीं, किसका था, पी का। पी ने उस कैरेज को छुड़वाने के लिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी, तो कुल मिलाकर डी का रेंट किसने पे कर दिया, पी ने। तो क्या पी ने वॉलंटरली ऐसा किया है, नहीं, डी को फायदा मिला। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। कोई भी पर्सन दूसरे की कॉस्ट पे खुद को बेनिफिट नहीं दे सकता, अगर बेनिफिट मिला है तो वापस लौटाओ। तो पी ये पैसा किससे रिकवर कर सकता है, डी से। यहां कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन खत्म।
अब आ गए हम किस पे, सेल पे। ये भी रिपीट हुआ है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नॉर्मली स्टूडेंट के लिए थोड़ा भारी टॉपिक होता है, क्योंकि उसको ध्यान से पढ़ते नहीं। जो चीज ध्यान से नहीं पढ़ोगे वो फिर कभी ना कभी तो आपको दुख कहते हैं इसमें देगी। एक्चुअल डिलीवरी आपको आती है बाय गिविंग फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स, हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी भी आती है बाय गिविंग थिंग एज अ टोकन ऑफ डिलीवरी, चाहे कीज ऑफ गोडाउन या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दो। मेन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वर्ड क्या होता है, इम्प्लाइड, डीम्ड, विच इज नॉट एक्चुअली गिवन बट प्रिज्यूम टू बी गिवन। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, पर बाय एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हो जाती है। समझो, अवयुक्त परचेज 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर। तो अवयुक्त कौन है, बायर। भास्कर कौन है, सेलर। भास्कर कहता है सर मेरा व्हीट तो वेयर हाउस में किसकी कस्टडी में, किशोर। तो मतलब जो व्हीट है वो किसके पास नहीं है, भास्कर के पास नहीं है, किसके पास है, वेयर हाउस कीपर के पास। किशोर अवयुक्त को कंफर्म कर देता है कि सर हाँ मेरे पास गुड्स पड़ा है, ले जाना। तो जैसे ही किशोर ने क्या किया, कंफर्म किया अवयुक्त को, ये कौन सी डिलीवरी हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो गौर से देखो, गुड्स पहले भी किसके पास थे, किशोर के पास, अब भी किसके पास है, किशोर के पास। पहले किशोर भास्कर के लिए होल्ड कर रहा था, पर अब किशोर अवयुक्त के लिए होल्ड कर रहा है। तो जैसे किशोर ने अवयुक्त से एक्नॉलेजमेंट की, कंफर्मेशन की, डिलीवरी मान ली जाएगी भास्कर टू अवयुक्त, जबकि वास्तव में तो गुड्स आज भी किशोर के पास है। तो ये कौन सी डिलीवरी थी, कंस्ट्रक्टिव। अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रियांश ऑर्डर्स एन आयरन विंडो टू एन आयरन मर्चेंट फॉर हिज न्यू हाउस। प्रियांश कौन हुआ, बायर। आयरन मर्चेंट कौन है, सेलर। Iron merchant sends his technician to take the size of windows. Technicians comes at the site and take size of area where window to be fitted. ठीक है। Afterward, iron merchant on discussion with his technician intimates Priyansh that cost of window will be rupees 5,000 and he will take rupees 1,000 as advance. प्रियांश ने 1,000 एडवांस दे दिया, रेस्ट विंडो लगने के बाद। ठीक है, बायर ने सेलर को कह दिया ये एडवांस रखो, बाकी पेमेंट कहते हैं काम होने के बाद। 3 days के बाद टेक्नीशियन tried to fit the window made by him at the site of Priyansh. It was noticed that the size of window was not proper. Priyansh requests iron merchant either to remove the defect or return his advance. Iron merchant कहते हैं, इसमें कहता है कि सर ये विंडो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है, ना तो अब डिफॉल्ट कहते हैं इसमें रिमूव होगा, ना ही पैसा रिफंड हो जाएगा, भूल जाओ। और उल्टा आप मेरे बैलेंस 4,000 और दो मुझे वापस। क्या प्रियांश अपना एडवांस वापस ले सकता है, बिल्कुल। बायर ने अपना पर्पस सेलर को बता दिया, सेलर का बंदा आकर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन भी करके कहते हैं इसमें चला गया। तो अब गुड्स कहते हैं इसमें अगर आप रॉन्ग क्वालिटी का भेज रहे हो या क्वांटिटी का भेज रहे हो तो इसमें तो बायर मना कर सकता है डिलीवरी लेने से। अब देखो, एक इंप्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स कौन सी पोजीशन में होने चाहिए, मर्चेंटेबल। अब सपोज करो एक विंडो इस साइज की है, और मतलब ऐसी एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये विंडो का कहते हैं साइज है, आपने विंडो भेज दी ये, अब ये इसमें कैसे फिट होगी। हालांकि मर्चेंटेबल पोजीशन का इतना डिफरेंट एग्जांपल मैंने भी इसमें ऐसे ही पहली बार ही देखा है, पर पॉइंट आसान है। तो अगर ये मर्चेंटेबिलिटी फुलफिल नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करके अपना मनी वापस ले सकता है। आयुष्मान इज द ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रवि को अपॉइंट किया। आयुष्मान ने रवि को अपॉइंट किया, तो आयुष्मान कौन बना, प्रिंसिपल, रवि कौन बना, एजेंट।
a mercantile agent with the condition that Ravi will not sell the house at a price not less than ₹5 crore। देखो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, पर मैं इस क्वेश्चन से एग्रीड नहीं हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी बात होगी वो केवल और केवल गुड्स की होनी चाहिए। हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो वो यहां पर कैसे आ गया, या इसे ने ध्यान नहीं दिया। ये लेके जाएंगे अल्टीमेटली नेमोडेट कॉर्न नॉन एबिट पे। मर्केंटाइल एजेंट जिसके पास गुड्स का कहते हैं इसमें कस्टडी और होना चाहिए ओनर की परमिशन से, फिर उसने एज अ मर्केंटाइल एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर इस ट्रांजैक्शन के मान के चलना कौन लायबल होना है, आयुष्मान, वो लायबल होगा। और मर्केंटाइल एजेंट ने जो काम किया उससे ये प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। अब गौर से देखो, या तो पोजीशन में क्या है, गुड्स या डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भी किसके होते हैं, गुड्स के, किसी और चीज के नहीं। उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया एज अ मर्केंटाइल एजेंट, बायर ने गुड फेथ में काम किया और उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं, नॉलेज नहीं थी, तो बाकी सब सही है। इन्हें हाउस की जगह कुछ और लेके आना चाहिए था, गुड्स लाने चाहिए थे। A agreed to sell certain goods to B on a certain date on 10 days credit। चलो, A agrees to sell, seller buyer, period of 10 days expired and goods were still in possession of A, तो मतलब लियन की बात है। B has also not paid the price of goods, तो A अब कौन सा सेलर बन गया, अनपेड सेलर, और बी बन गया इंसॉल्वेंट। ए ने गुड्स देने से मना कर दिया, उसने लियन एक्सरसाइज किया। क्या वो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल। लियन गुड्स सेलर के पोजीशन में होना चाहिए, गुड्स या गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 3 में से एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल। गुड्स क्रेडिट पे सेल नहीं किया गया, क्रेडिट पे सेल किया गया तो क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो गया, जैसे इस केस में बायर बन गया इंसॉल्वेंट, वो भी हो गया। तो ए क्या कर सकता है, लियन एंड एक्सरसाइज कर सकता है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेल प्लस एग्रीमेंट टू सेल। क्यों, क्योंकि सेल वो फॉर्मेट है जिसमें गुड्स की ओनरशिप या प्रॉपर्टी सेलर टू बायर इमीडिएट पास ऑन हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेल में रिस्क किसकी है, बायर की है। बट एग्रीमेंट टू सेल में वो ओनरशिप या प्रॉपर्टी बायर को फ्यूचर डेट या कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पर ट्रांसफर होगी। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। रिस्क किसकी है, सेलर की है, क्योंकि अभी ओनरशिप किसको पास ऑन नहीं हुई, बायर को पास ऑन नहीं हुई। ये तो देखो सीधे सीधे पॉइंट है। इसमें जो नॉर्मली बच्चे अटकते हैं वो इन 2 पॉइंटों पे, इंसॉल्वेंसी वाले, समझना है केयरफुली। देखो एक सिंपल लॉजिक है, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है गुड्स उसी के पास रहेंगे, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है। सेल में ओनरशिप किसके पास होती है, बायर के पास। कौन इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर। ठीक है, तो जो बंदा इंसॉल्वेंट होता है उसके लिए किसकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल रिसीवर या साइनी। इसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो अब जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स किससे नहीं मांग सकता, बायर से नहीं, पर पेमेंट मांग सकता है अगर क्रेडिट सेल हुई है। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल होता तो ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास, वो गुड्स मांग सकता है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब बायर के लिए कौन अपॉइंट होगा, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। तो अगर गुड्स ऑलरेडी बायर के पास है तो उसको अपने पोजीशन में रखेगा, और अगर गुड्स सेलर के पास है तो उससे मांग लेगा, बकायदा प्राइस पे हो रखी हो। पर एग्रीमेंट टू सेल होता तो ओनरशिप सेलर के पास है तो बायर का ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी गुड्स की डिमांड नहीं कर सकता। तो जिसके पास ओनरशिप गुड्स उसी के पास आएंगे, इतना सा लॉजिक ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
Ram Rahim are working as teacher in Ishwar Chand Vidyasagar Higher Secondary School and also are very good friends. Okay, they jointly purchase a flat. राम और रहीम ने jointly एक फ्लैट खरीदा जो रेंट पे दे दिया जॉन को. It was decided between landlords. Landlords कौन है? राम और रहीम. Tenant that the rent would be 10,000 per month inclusive of electricity bill. It means electricity bill will be paid by landlord. ठीक है, तो मतलब टेनेंट को 10,000 देने, इलेक्ट्रिसिटी बिल लैंडलॉर्ड अपनी जेब से देंगे. Landlord by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 21. Due to this, electricity department cut the connection. जॉन को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा 2,800 और 200 की पेनल्टी. जॉन ने 3,000 मांगे राम से, पर राम ने कहा कि सर मैं तो 1,500 के लिए लायबल हूं. जॉन said the Ram and Rahim are partners, therefore he can claim the full amount from any of partner. नहीं, देखो इन्होंने जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदी, दे आर को ओनर्स बट नॉट द पार्टनर्स, क्योंकि यहां बिजनेस का है. ठीक है, वो पैसा 1,500 रुपीज अपना रिकवर कर लेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, पर ये पार्टनर नहीं है. तो राम और रहीम वो क्या नहीं है? पार्टनर नहीं है. बस उन्होंने जॉइंटली फ्लैट खरीदा है तो वो को ओनर हुए, तो पार्टनरशिप तो हुई नहीं. तो राम सही कह रहा, मैं तो 1,500 दूंगा, बाकी तो दूसरे से ले. श्याम, मोहन एंड केशव आर पार्टनर्स इन मेसर्स नंदलाल गोकुल वाले एंड कंपनी. They mutually decided that Shyam will take the responsibility to sell goods. देखो गौर से, श्याम का डिपार्टमेंट क्या है? गुड्स को सेल करना. मोहन का डिपार्टमेंट क्या है? गुड्स को परचेज करना. और केशव अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट देखेगा. तो तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए. श्याम बेचेगा, मोहन खरीदेगा और केशव अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, और एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे. वंस श्याम और केशव आउट ऑफ टाउन थे, मोहन गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द प्राइस ऑफ देयर गुड्स इज गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी. ये बात किसको पता चली? मोहन को. तो इससे नुकसान हो सकता है. ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट श्याम हु हैज अथॉरिटी टू सेल द गुड्स. व्हेन मोहन कुड नॉट कॉन्टेक्ट टू श्याम, ही सोल्ड ऑल गुड्स. देखो गुड्स किसने बेचा? मोहन ने, जिससे फर्म को लॉस से बचाया जा सके. अब इसमें एक सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर है उसमें पार्टनर्स कुछ काम कर सकते हैं और कुछ नहीं. यहां पर कहते हैं इसमें इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर आपको अगर चेंज करनी है तो या तो सबकी कंसेंट हो या एज पर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स हो. वो तो है नहीं, तो वो तो नहीं लगेगा. अब दूसरा लॉजिक कौन सा आएगा? एक्ट इन इमरजेंसी. अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी, उसने बाकियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो एक कौन सी सिचुएशन हो गई? इमरजेंसी की. तो अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी में फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई काम करता है तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? फर्म की. तो देखो ये अल्टीमेटली है ना, इट वॉज वेरी मच क्लियर दैट मोहन हैज डन what a person of ordinary prudence does in an emergency to protect the firm from heavy loss. तो सेल के लिए कौन बाइंड हो गई? फर्म. X and Y were partners in a firm. Firm dissolve हो गई 12 जून, but no public notice was given. Public notice नहीं दिया, section 45. Thereafter X purchased some goods in firm's name. Z को नहीं पता था. देखो दो हिंट आ गई. थर्ड पार्टी को पता नहीं, पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया. तो सेक्शन 45 कहता है, आज भी कहते हैं इसमें फर्म इस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल मानी जाएगी. फर्म में कितने पार्टनर्स हैं? दो, एक्स एंड वाई. अब एक्स ने खरीदा पर फंसेगा कौन? वाई, क्योंकि पब्लिक नोटिस देना चाहिए था. वाई लायबल है? यस. सेक्शन 45. देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में दो ही सेक्शन काम के, एक 45 और एक 48. 45 इन्होंने दे दिया. State the modes by which a partner may transfer his interest in the firm in favor of another person. What are the rights of such a transferee?
ये आपका सेक्शन 29 का कनेक्शन है। एक फर्म में मान लो पार्टनर्स हैं एबीसी, अब सी अपना हिस्सा डी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कौन है? ट्रांसफरिंग पार्टनर, क्योंकि ये तो ट्रांसफर कर रहा है। और ये कौन है? ट्रांसफरी पार्टनर। सही है। तो गौर से देखो, क्या सी ए और बी से पूछकर अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है? नहीं। तो डी किसका पार्टनर नहीं है? ए बी का नहीं है। डी केवल किसका पार्टनर है? सी का। तो डी वो वाले प्रिविलेजेस एक्सरसाइज नहीं करेगा जो कौन करता? सी। तो जब तक फॉर्म चल रही है तब तक डी क्या नहीं कर सकता? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफरी लाइक डी क्या नहीं कर सकता? ना तो इंटरफेयर कर सकता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ना अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है, ना बुक्स ऑफ फॉर्म ले सकता है। ये केवल और केवल क्या करेगा? वो प्रॉफिट कहते हैं इसमें शेयर करेगा जो ए और बी दे रहे हैं। ये फॉर्म के अकाउंट चैलेंज नहीं कर सकता जब तक फॉर्म चल रही है। लेकिन जैसे ही फॉर्म का डिसोल्यूशन चालू हुआ या फिर ट्रांसफरिंग पार्टनर रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो अब डी किसके प्लेस पे आ जाएगा? सी के। तो सी का फॉर्म की प्रॉपर्टी प्रॉफिट में जो भी हिस्सा बनता था उसको मांगेगा, और वो कितना हिस्सा बनता है इसके लिए अब वो फॉर्म के अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है। तो देखो दो एंगल बन रहे हैं। जब फॉर्म चल रही है इसको ज्यादा राइट नहीं है, और जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है या सी रिटायर हो रहा है तो इसके पास थोड़े राइट्स ज्यादा आ जाएंगे। ये एंगल ध्यान रखना। कई बार वो इसको पूछ लेता है, कई बार इसे, कई बार दोनों पूछ लेता है। चलो स्मॉल एलएलपी देखो ये छा रहा है आईसीए के आरटीपी और में, और नया अमेंडमेंट और डेटा भी है, तो मैं तो कहूंगा फॉलो करना। स्मॉल कंपनी आज हमने किया था, ऐसे स्मॉल एलएलपी है, इसमें भी दो डेटा है। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर का वो नॉट एक्सीड 25 लाख। एक और डेटा दिया है सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। मैं प्रिफर करूंगा आप 25 लाख पे जाना, फर्स्ट डेटा जैसे स्मॉल कंपनी में किया था। एंड जिसका टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 लाख, फिर इसको फॉलो करना, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। 25 लाख 40 लाख इस डेटा को बेस मानते हुए सॉल्व करना। वो पार्टनरशिप कौन सी होती है? स्मॉल एलएलपी वाली पार्टनरशिप। In the Flower Fans Private Limited, there are only 5 members. Perpetual succession. ये कितनी बार रिपीट कर दिया। तो इस कंपनी में 5 मेंबर्स है। ये सब जा रहे थे कहीं प्लेजर ट्रिप पे बाय बोट, ओपन सी में। बोट कैप्साइजेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड, सब मर गए। कंपनी के अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी को लॉ क्रिएट करती है, तो खत्म भी कौन करेगी? लॉ। Death, insolvency of members do not affect the company. Members may come, members may go, but company goes on forever. तो क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रही? गलत, कंपनी एग्जिस्टेंस में। क्या ये कहना सही होगा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट ऑन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट श्योर बी शूड? नो, ये स्टेटमेंट गलत है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है, और वो अपने नाम से किसी पे केस फाइल कर सकती है, और किसी से केस फाइल करवा भी सकती है। दिस इज नॉन एज कैपेसिटी टू स्यू, कैपेसिटी टू बी शूड। ABC Limited was into sale and purchase of iron rods. These was the main object of company. अल्ट्रा वायरस लाया गया, mentioned in MOA. Company entered into a contract with Mr. John for some finance related work. ये तो अल्ट्रा वायरस है। बाद में कंपनी ने ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट करा दिया क्योंकि अल्ट्रा वायरस है। बिल्कुल सही। अल्ट्रा वायरस, whatever not stated in MOA as object or purpose of the company is prohibited by the doctrine of ultra virus. And ultra virus transaction क्या होते हैं? void ab initio, void from the beginning. तो
अल्ट्रा वायरस आते ही देखो सबसे पहले लिखना चाहिए बियॉन्ड देयर पावर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एज स्टेटेड इन एमओए कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय एक्ट, thus far and no further. Any act done or contract made by company which travels beyond the power not only of director but also of company is wholly void and inoperative in law. और ये कंपनी को क्या नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा। ये वो कॉन्सिक्वेंसेस ला रहा है। Articles of Association of XYZ Private Limited provides that BOD can take the loan up to ₹5 lakh for company by passing BR. मतलब एओए के अकॉर्डिंग बीआर पास करके कहते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, 5 लाख का लोन। इन दैट केस लोन अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ लिमिट, एसआर इज रिक्वायर्ड। मतलब बीओडी की औकात कितनी है, 5 लाख, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स की एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन 75% समझ लो यहाँ के लिए फाउंडेशन, वैसे 3 टाइम्स होता है, वो इंटर में आता है। तो 75% शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए होती है, उसको एसआर बोलते हैं इन जनरल मीटिंग। ड्यू टू अर्जेंट नीड्स ऑफ फंड्स बीओडी ने लोन के लिए अप्लाई किया रेपुटेड बैंक से 10 लाख, लेकिन इन्होंने क्या नहीं किया, जनरल मीटिंग में कोई एसआर पास नहीं किया। बीओडी ने अंडरटेकिंग किया बैंक को कि सर एसआर पास हो गया, बैंक ने इस पे बिलीव करते हुए लोन दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी डिनाइड करती है कि सर ये तो अल्ट्रा वायरस है, काइंडली एडवाइस। देखो अगर आप इंडोर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि आउटसाइडर कहते हैं इसमें केवल एमओए और एओए रीड करके बिलीव करेगा कि कंपनी में जो कुछ हो रहा है वो एमओए और एओए के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसका मतलब अब ये एसआर पास नहीं करवाए, ये तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की समस्या है, उसके लिए आउटसाइडर थोड़ी लायबल होगा। तो ये इंडोर मैनेजमेंट पता नहीं, जैसे मैंने अभी आपको पहले वो माइनर का कहा था फेवरेट टॉपिक चल रहे हैं, अभी इंडोर मैनेजमेंट आईसीए का सडन फेवरेट टॉपिक चल रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी लायबल होगी यहां पे। तो बैंक अपना अमाउंट कंपनी से मांग सकती है। गलती बीओडी के साइड पर है कि उन्होंने क्या नहीं कहते इसमें एसआर पास किया। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग आते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, सुपीरियर कंपनी, और सब्सिडरी आते ही इंफीरियर, और सब्सिडरी से ज्यादा इंफीरियर कौन सी होती है, एसोसिएट कंपनी। देखो 20% to 50% रेंज किसकी होती है, एसोसिएट कंपनी की। और 50.01% और मोर, मतलब मोर देन हाफ, ये किसकी रेंज है, सब्सिडरी कंपनी। आप देखना जब एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसी दूसरी कंपनी के पास है, ये एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर या बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का पावर, बट विच इज नॉट द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो मतलब वो एक्ट सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो हमें उसको डिफरेंशिएट करते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी सब्सिडरी कंपनी है वो एसोसिएट का डेटा पूरा करती है, लेकिन जैसे लिमिट 50 से ऊपर निकल गई अब आप एसोसिएट नहीं हो, अब आप सब्सिडरी हो, और लिमिट 50 तक ही है तभी आपका कनेक्शन किससे आएगा, एसोसिएट कंपनी से। तो ये देखो आपके आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सबके सब कहते हैं इसमें हो गए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिंपली आपसे ये कहूंगा, आईसीआई का कहते हैं इसमें जो मैटर है, अगर एमसीक्यू होते तो आपके पासिंग परसेंटेज डबल होते। सब्जेक्टिव रिटन गेम होता है, तो जितनी अच्छी आपकी राइटिंग की कहते हैं इसमें स्किल्स होगी, जितना अच्छा कोर्स आपने बार बार रिवाइज किया होगा, उतना ही आपको कहते हैं इसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मैंने इवन रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करवाए थे इसके,
तब स्टूडेंट को एक सिंपल सजेशन दिया था, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, साथ में नोट्स भी गो थ्रू करो। आईज और ईयर दोनों का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, और फिर साथ में रिटन प्रैक्टिस आंसर्स की, क्योंकि आंसर्स अगर आपके टू मच लेंथी हुए तो भी नंबर कटेंगे, क्योंकि आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे, टू शॉर्ट हुए तो भी नंबर कटेंगे। तो कुछ ये चीजों को ध्यान रखो, बाकी इतना नहीं है, लॉ से पास हो जाओगे। लॉ में 60 में से 45 से 50 के बीच में लाना मैं बड़ा नंबर नहीं मानता, बस वो थोड़ी उसके लिए मेहनत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मैं ये प्रिफर करूंगा कि अगर आप वापस पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो सबसे पहला चैप्टर 5 पूरा करो, कंपनी। फिर चैप्टर 3 में पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 3 करो। चैप्टर 2 में पहले यूनिट 2 एंड 4 करो। चैप्टर 1 में पहले यूनिट 2, 4 एंड 6 करो, फिर रिमेनिंग कर लो। और आपको लग रहा है एलएलपी आपका टाइम खाती है, तो इसको सबसे एंड के लिए रख दो, क्योंकि अगर आप एलएलपी छोड़ भी दोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आएगी, और 2 का बी कहते हैं इसमें ऑप्शनल होता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 अटेंड कर लो, तो आपका पूरा 60 मार्क्स का पोर्शन अटेंड होगा। अगर आपको लगता है कि आप पूरा कोर्स कवर नहीं कर पा रहे, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जून अटेम्प्ट।